क्या जियो की वजह से बीएसएनएल को पड़ी 1750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की वित्तीय चपत? क्या बीएसएनएल जियो से ये पैसा जो उसके हक का पैसा था वो वसूल नहीं पाया? क्या ये सीधे सीधे टैक्स पेयर के पैसे का नुकसान है? क्योंकि आप जानते हैं बीएसएनएल क्या है, भारत संचार निगम लिमिटेड सरकारी कंपनी है। सरकार में जो पैसा लगता है वो जनता का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है। तो जियो से जो पैसे वसूलने थे, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि आप हमारी ये सेवा लेंगे, उसके एवज में आप हमको इतना पैसा देंगे। ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारत संचार निगम लिमिटेड की कि वो जियो से अपने हक का पैसा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ पैसा नहीं वसूल पाया, कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद? और क्या इसके पीछे कोई और वजह या कोई और दबाव हो सकता है? अब ये तमाम सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट सामने आई है जो सीधे सीधे बताती है कि सरकारी बीएसएनएल को 1750 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का नुकसान, घाटा हुआ है। और आप ये जान लीजिए, ये सरकारी कंपनी का घाटा नहीं है, ये आपके और मेरे टैक्स पेयर के पैसे का घाटा है, जिसमें कैग के हिसाब से वो वसूली एक प्राइवेट एंटिटी जियो से करनी थी और नहीं की गई। क्या है ये पूरा मामला, कितना गंभीर है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको हिंदू अखबार की ये प्रति दिखाते हैं जिसमें एक स्टेटमेंट है जो कहता है, बीएसएनएल फेल्ड टू एनफोर्स द मास्टर सर्विस एग्रीमेंट और द एमएसए with Reliance Jio Infocom and did not bill the additional technology used on BSNL's shared passive infrastructure, resulting in a loss of 1,757.76 crore rupees and penal interest thereon between May 2014 and March 2024 to the government exchequer. अंग्रेजी में ये बात पूरी की पूरी बता दी। अब आइए इसका हिंदी तर्जुमा करें, इसका हिंदी अनुवाद करें और आपको आसान शब्द में समझाने का प्रयास करें। तो मोटी मोटी बात यह है कि जब रिलायंस जियो इन्फोकॉम आया था, यानी कि जियो दंदनादन, और जियो का शेयर आप सब जानते ही हैं कि आज की डेट में वो करीब 45% मार्केट शेयर से भी ऊपर है, यानी कि इतना बड़ा, इंडिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर जियो बन गया है। लेकिन जब वो आया ही था तब उसने बीएसएनएल के साथ एक करार किया था, सरकारी भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ उन्होंने एक करार किया था और इस करार का नाम था मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, यानी कि एमएसए। इस करार के चलते पैसे के बदले और जो धनराशि सुनिश्चित हुई थी उसके बदले में बीएसएनएल अपनी शेयर्ड पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका मतलब यह है कि अपने खुद का नेटवर्क तो नहीं दे देगा, यानी कि बीएसएनएल के नेटवर्क में जियो नहीं चलने लगेगा, लेकिन साझा पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि आपके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, आपने टावर लगाए, आपने व्यवस्था लगाई, बीएसएनएल का तो जाल फैला ही हुआ था, तो उस जाल का उपयोग जियो किस तरीके से करे उसका एक एग्रीमेंट हुआ था। बीएसएनएल का नेटवर्क जियो कैसे, नेटवर्क से मेरा मतलब है उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल जियो कैसे करे, इसको लेकर के एक करार हुआ था और उस करार का नाम था मास्टर सर्विस एग्रीमेंट। कैग की रिपोर्ट का यह कहना है कि बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड अपने हक का पैसा जियो से नहीं वसूल पाई, नहीं निकाल पाई, और इससे जो घाटा हुआ है वो अमाउंट है 1,757.76 करोड़। और ये यही नहीं रुकता है, कैग की रिपोर्ट ये भी कहती है एंड पीनल इंटरेस्ट देयर ऑन, क्योंकि जब आप वसूली नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद उसमें एक फाइन का भी प्रावधान था कि आप पर फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, पीनल इंटरेस्ट उसे कहते हैं। और पेनल्टी का मतलब आपको सूद समेत पैसा लौटाना पड़ेगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ब्याज और सूद दोनों देना होगा। तो वो दोनों ही चीज बीएसएनएल जियो से वसूल नहीं पाई। बीएसएनएल सरकारी कंपनी है, सरकार, और ये पीरियड कौन सा है, मई 2014 से लेकर मार्च 2024।
सरकारी कंपनी है, केंद्र सरकार के अधीन आती है। केंद्र में मई 2014 से नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी कि मोदी 1.0 से लेकर के मोदी 2.0 के अंत तक 1757 करोड़ प्लस पीनल इंटरेस्ट, यानी कि इस पर जो भी फाइन लगेगा, यह पैसा सरकार, मोदी सरकार जियो से वसूल नहीं पाई और इसके चलते यह वित्तीय घाटा बीएसएनएल को हुआ है। अब जरा आप कल्पना कीजिए, और मैं आपके सामने ये आपके समक्ष ये एक प्रेस रिलीज रख रहा हूं पीआईबी की, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो और सरकार, क्योंकि सरकारी कंपनी है, बड़े खुश हुए जब बीएसएनएल ने Q3 में अपना प्रॉफिट बताया कि हमें 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है Q3 में, फर्स्ट प्रॉफिट सिंस 2007, 2007 के बाद पहली बार हमने प्रॉफिट कमाया है। उनके जो सीएमडी हैं, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है श्री रॉबर्ट जे रवि, और ये प्रेस रिलीज है 14 फरवरी 2025 की, यानी कि अभी इसी साल की फरवरी महीने की, जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए हमने इतना अग्रेसिव काम किया है, नेटवर्क एक्सपेंशन हुआ है, हमने क्या गजब ही कर दिया कि 2007 से पहली बार हमें 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। अब आप सोचिए कि एक ऐसा बीएसएनएल जो धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया है कि उसका मार्केट शेयर घट गया, जियो, एयरटेल, वोडाफोन के दाम बढ़ने की वजह से वो कुछ हद तक बीएसएनएल में ग्राहक आए, लेकिन बहुत सारे अब वो ग्राहक वो भी छोड़ छोड़ के छिटक करके वापस जा रहे हैं जियो में और एयरटेल में, यानी कि वो जो फायदा हो रहा था वो भी नहीं हो रहा है। ऐसे में आपको 262 करोड़ रुपए का फायदा हुआ, इसमें अगर 1757 करोड़ रुपए का आपको फायदा और हो जाता तो आप बहुत सारी चीजें कर सकते थे, आप अपना नेटवर्क और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते थे, आपको सरकार की जिसे कहते हैं उदारता पर बहुत ज्यादा विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्टिमुलस पैकेज लेने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अपनी तनख्वाहों में आप जानिए कि बीएसएनएल में बहुत सारे लोगों की छटनी हुई है, उन्होंने लोगों को सैक किया है और इस सब तरीके से अपने आप को दुरुस्त करके थोड़ा सा इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन जो हक का पैसा है वो क्यों नहीं लिया? प्रॉफिट की तो आप डींगे हाँक रहे हैं। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये है बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार की। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार एक कदम और आगे जाता है, वो बताता है कि इस 1757.76 करोड़ प्लस पीनल एक्शन, इतना पैसा तो नहीं ही वसूल पाए, उसके अलावा एक और चीज बीएसएनएल ने नहीं की, तो ये वित्तीय घाटा जो टैक्स पेयर को हुआ है ये और भी ज्यादा है। क्या कहता है बिजनेस स्टैंडर्ड? एडिशनली BSNL suffered a loss of 38.36 crore rupees by not deducting the license fee share। जब आप इस तरीके से नेटवर्क यूज करते हैं, जब आप इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, तो एक और करार यह हुआ था कि आप जो भी लाइसेंस फीस होगी जो आपको देनी होती है, उसमें जाहिर सी बात है आप अगर हमारा कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसी अनुपात में आप लाइसेंस फीस का पैसा भी देंगे, वो भी बीएसएनएल वसूल नहीं कर पाया, यानी कि 1757 करोड़ रुपीस प्लस 38.36 करोड़ रुपीस। अब आप सोच लीजिए कि किस तरीके से ये अमाउंट कैसे लगभग 1800 करोड़ रुपए तक जाता है। 1800 करोड़ रुपए की राशि छोटी राशि नहीं होती, और अगर यहां पर एक सरकारी कंपनी अपना पैसा एक बड़े प्राइवेट प्लेयर यानी कि जियो से वसूल नहीं कर पा रही है, तो क्या ये बीएसएनएल की कमी रह गई? क्या ये उनकी तपस्या में कमी रह गई जिसकी वजह से वो ये नहीं कर पाए हैं, या फिर उनको ये हिदायत दी गई या ये बोला गया कि आप ये वसूली करते हुए न दिखें, आप ऐसी वसूली न करें? मैं आपको ये भी बता दूं कि कैग की रिपोर्ट ने जो शब्द का प्रयोग किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कैग की रिपोर्ट कहती है, कैग रिपोर्ट रिवील्स बीएसएनएल्स डेकेड लॉन्ग लैप्स इन एनफोर्सिंग बिलिंग टर्म्स विद जियो लीडिंग टू मैसिव रेवेन्यू लॉस एंड फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग। यानी कि आप डेकेड लॉन्ग, साल भर का आप एक कॉन्ट्रैक्ट और बिलिंग जियो से निकाल ही नहीं पाए अपना पैसा, और उस चक्कर में आपको ना केवल रेवेन्यू लॉस हुआ है बल्कि वित्तीय अनियमितताएं भी हुई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में।
इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने शेयर किया उस मामले में इतना तगड़ा घाटा। कैग की रिपोर्ट आप जानते हैं कि जब स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर के जब सामने आई थी तो उसको स्कैम बताया जा रहा था। यह अमाउंट 1,76,000 करोड़ नहीं है, लेकिन यह अमाउंट कम भी नहीं है। और अगर सरकार ये वसूल नहीं कर पाई है, बीएसएनएल वसूल नहीं कर पाई है, तो आप सोचिए ये कितनी ज़्यादा खतरनाक बात हो सकती है। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊं कि इसमें तमाम ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली गई हैं, जिसमें कैग की रिपोर्ट बहुत सारी चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करती है। जैसे कि ये पैराग्राफ देखिए, नॉन एडहेरेंस टू द टर्म्स एंड कंडीशंस लेड डाउन इन द एमएसए विद आरजेआईएल बाय बीएसएनएल एंड नॉन एप्लीकेशन ऑफ द एस्केलेशन क्लॉज resulted in a loss of revenue of 29 crore rupees including GST toward infrastructure sharing charges। यानी कि आप न केवल वो पैसा वसूल नहीं कर पाए, लेकिन वक्त के साथ जब वो पैसा जो उस क्लॉज में था कि भाई इन्फ्लेशन होता है, खर्चे बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से और ज़्यादा ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा, आप वो भी नहीं वसूल कर पाए, तो उसमें भी आपको 29 करोड़ प्लस जीएसटी का घाटा हो गया। ये आप काम नहीं कर पाए और इसके चक्कर में ये नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, इसमें इस रिपोर्ट में एक टर्म जो है वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, जो आपको ये जानना जरूरी है कि क्या है। पैसिव शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग में वो अपना वसूली नहीं कर पाए। इसके अलावा एक जब इस तरीके से कंपनी में करार होता है तो आप एक अमाउंट तय करते हैं। यह आरोप यह भी कैग रिपोर्ट लगा रही है कि आपने न केवल वो अमाउंट वसूला नहीं, लेकिन उस अमाउंट की वसूली में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ साठगांठ हो गई, कि टर्म्स एंड कंडीशंस के अलावा किसी और पेंच में आपने कम पैसा लेके मामला रफा दफा कर लिया कि ठीक है चलिए इस टर्म के इसके, इस कानून के इसके हिसाब से ऐसे ऐसे हो गया। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या जवाब आएगा, और हम इंतजार कर रहे हैं कि जियो की तरफ से, जो एवर एक्सपेंडिंग नेटवर्क है, अभी वो हॉटस्टार के साथ भी उनका करार हो गया है, वो इस पर क्या जवाब देते हैं। लेकिन राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने अब इस पूरे मुद्दे पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि बीएसएनएल का गला घोंटने का काम 2014 से 2024 के बीच में किसने किया, कौन था ये। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि कैग की इस रिपोर्ट के आ जाने के बाद अब एक जांच होनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, जियो ने पैसे क्यों नहीं दिए, जियो से पैसे क्यों नहीं वसूले गए। नंबर 2, क्या ये जो घाटा हुआ है, टैक्स पेयर को घाटा हुआ है, क्या ये पैसा अब जियो से वसूला जा सकता है, क्योंकि ये तो आप कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं ना। नंबर 3, बीएसएनएल में वो कौन लोग थे जो ये कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं करा पाए, और जो भी सीएमडी उस समय के हैं उनसे क्या सवाल जवाब नहीं पूछे जाने चाहिए, उनके खिलाफ क्या मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। और नंबर 4, अगर बीएसएनएल, जैसे कि हमने पहले ही बोला, सरकारी संस्था है, अपने आप से तो कोई फैसला लेती नहीं है, एक गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी अपनी जगह है, लेकिन इस तरीके से पैसे न ले पाना यह सिर्फ गवर्नमेंट इनएफिशिएंसी के चलते नहीं होता है। क्या बीएसएनएल के ऊपर सरकार से कोई सरकारी दबाव था कि जियो से पैसे ना वसूले जाएं? ये सब चीजें कब पता चलेंगी? जब इस पर निष्पक्ष जांच होगी। क्या यह मामला अदालत में जाना चाहिए, जिससे अदालत में यह सवाल पूछे जाएं और सरकार उसका जवाब दे, या फिर एक निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले पर वक्त की पुकार है। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।